कल तक जो हम लोग किए थे हम उसको रिवाइज 2-3 लाइन में समाप्त कर दे रहे हैं। हर दिन रिवीजन नहीं करेंगे वरना दिक्कत हो जाएगा, रिवीजन ही में रह जाएंगे और सिलेबस रास्ते में। आरटीई 2009 की बात किया था कि आरटीई 2009 इसलिए हुआ क्योंकि बिल जो पारित किया गया वो 2009 में पारित किया गया था। आगे बात किया था कि वो लागू कब हुआ, तो 2010 में। डेट भी बताया था कि 1 अप्रैल को लागू हो गया, सदन से पारित हो गया। वो जो बिल था वो बिल एक्ट में बदल गया, यानी नियम में बदल गया, नियमावली में बदल गया। ठीक है, उस नियमावली के बाद से वो हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहलाया। मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया। क्लियर। आगे बात किया कि ये जो संविधान के अंदर अनुच्छेद बहुत सारी है, तो उसी में एक अनुच्छेद है 45। उस 45वें अनुच्छेद के द्वारा इसको कहा गया 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या ये लागू है और इसमें सभी को शिक्षित करना जरूरी है, ये बोला गया। लेकिन अनिवार्य शिक्षा होगी ये बात नहीं कहा गया। करना चाहिए कहा गया, मतलब अच्छा काम करो जैसे बोलते हैं बच्चों को वैसे कहा गया है ना। तो कहा गया कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षित किया जाना ही चाहिए, ये बात किया गया। ये अनुच्छेद 45 कहती है। बाद में इसमें अमेंडमेंट किया गया, मतलब संशोधन किया गया। ये संशोधन 86वां स्थान पे था, 86वां नंबर पे संशोधन था संविधान के अंदर। और उस संशोधन के बाद से इसको जोड़ देगा 21A में। ये बताया था कि 21A क्या है, तो ये मौलिक अधिकारों के बारे में है कि किसी भी इंसान का, मामूली आदमी हो, गरीब आदमी हो, अमीर आदमी हो, बहुत अमीर आदमी हो, अंबानी से लेकर के अडानी से लेकर इतना बड़ा आदमी से लेकर के पीएम मोदी जितना बड़ा पॉलिटिशियन हो, उससे लेकर के एक आम आदमी जो सड़क पर भीख मांगता है वो तक, हर आदमी को एक समान अधिकार मिलेगा। कहाँ पर? जहाँ मौलिक अधिकार की बात है। मौलिक अधिकार में बहुत सारी चीज़ें हैं, 1-2 लाइन में समाप्त कर दें अगर, तो ये कहिएगा कि किसी भी इंसान के जीने के लिए जो बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया है, यानी खाना होना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए, रहने का ठिकाना होना चाहिए, तो रोटी कपड़ा और मकान जैसी जो सुविधा है इससे वंचित उसको नहीं होना चाहिए। इस आधार पर उसको छूट मिलेगी। वो छूट वो भारत के किसी भी इलाके में चला जाए, वहाँ जाके जो बिजनेस करना चाहे, जिससे विवाह करना चाहे, ठीक है ना, उस तरीके से जीवन यापन कर सकते। ये उसका मौलिक अधिकार का है। उसी में एक अधिकार शिक्षा को दिया गया 21A, जिसके तहत कहा गया कि शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है ये 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए नेसेसरी है, जरूरी है, इसको रोका ही नहीं जा सकता है, पहली चीज। और दूसरा फ्री होगा, निःशुल्क होगा, कोई चार्ज नहीं लगेगा कि कोई गार्जियन क्या हम कमजोर है हम नहीं करा सकते, आपको कराना है, फ्री में मिल रहा है, खर्चा कहाँ है आपको बच्चों को भेजिए, सरकार खर्च उठाएगी इस पर। ये अनुच्छेद 21A कहलाया। इसके बाद बात किया था कि दुनिया में पहला देश जिसने इस चीज को लागू किया था वो पर्शिया था, और हमारा भारत इसमें किस स्थान पे आता है? 135वां स्थान हमारे भारत का आता है। 134 देश भारत से पहले ऐसे थे जिन्होंने शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू किया, सभी के लिए फ्री में और नेसेसरी बना करके, मतलब मैंडेटरी किया कि सबको शिक्षा लेनी चाहिए, और निःशुल्क कर दिया, फ्री एजुकेशन कर दिया कि सरकार अपने खर्चे से ये चीज कराएगी। ये बात थी, ये सब हम पहले देख चुके थे। उसके अलावा देखा था कि इसी के तहत क्या हुआ, एक सप्ताह में कम से कम कितने घंटे जो होगी कार्य होने चाहिए। आप जैसे लिखे पॉइंट में लिखे पढ़ाई होनी, पढ़ाई सिर्फ पढ़ने से संबंधित नहीं है, कार्य होना चाहिए। स्कूल का जो काम होगा ना एक सप्ताह में वो 45 घंटा होगा। पढ़ाई लिखाई 45 घंटे नहीं होगी, उसमें एक्टिविटी भी होगी, खेल कूद भी होगा, बच्चा लंच भी उसी में करेगा। बच्चा जब स्कूल में जाता है तो सबसे पहले असेंबली लगती है, वो भी वहीं पे होगा। असेंबली के अंदर बच्चा सीखता है बहुत तरह की मोरलाइजेशन को, एक साथ कैसे खड़े होंगे, एक ग्रुप में साफ सफाई पे ध्यान दिया जाता है, क्या पढ़ना है, कैसे जुड़ना है, ये आपसी सौहार्द बनाए रखने वाली चीजें होती हैं। जैसे कुछ इस तरह के, जैसे मान के चलिए बहुत सारी पोएट्रीज है, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा, वही सब तरह की चीजें जो आपसी मतभेद को दूर करने का काम करती है, बच्चों के मन मस्तिष्क में तभी बैठाया जाता है। ये सब चीज हम कहाँ करते हैं? क्लासरूम के अंदर नहीं करते हैं, वहां भी होता है, सब्जेक्ट के अंदर होगा अलग अलग जगह पर, लेकिन एक जगह जहाँ पे किसी भी क्लास का बच्चा हो, 0 से लेके एनी क्लास, सबको इकट्ठे खड़ा कर दिया, पीटी कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, साफ सफाई देखते हैं, नाखून है, बाल है, तेल लगाया नहीं लगाया, इन सारी चीजों को देखा जाता है, और बहुत ऐसी चीजों को सिखाया जाता है जो बच्चों के माइंड में सेटअप हो जाए। उसके लिए ये नहीं है, उसके लिए वो अलग से टाइमिंग होता है, वो घंटे का पढ़ाई का टाइमिंग नहीं होता, लेकिन ये टोटल मिला करके प्लस लंच ओवर होता है, उसमें बच्चा खाना खाएगा, एक खेल की घंटी होती है, प्ले की घंटी होती है, जिसमें कुछ सामान होते हैं स्पोर्ट्स के, बच्चा उससे लेके खेल सकता है ना।
तो ये सारी चीज़ होती है। उसके अलावा कभी लगा तो एक्टिविटी करा सकते हैं। तो ये 45 घंटे एक हफ्ते में दिए जाते हैं, जिसमें पढ़ाई लिखाई के अलावा भी ये चीज़ें आती हैं। और अगर हम बात करें तो उसके आगे पॉइंट हम लिखा है कि 200 दिन साल में स्कूल चलता है, कार्य दिवस 200 दिन चलता है। किसका? प्राथमिक स्तर पे बात कर रहे हैं, है ना। उसके अलावा इस 200 दिन में 800 घंटे क्या होगी? पढ़ाई लिखाई होगी। पढ़ाई लिखाई वाला जो कार्य होगा 800 घंटे होगा। तो अन्य जो समय बच रहा है वो अन्य गतिविधियों के लिए बच रहा है, एक्टिविटीज़ के लिए बच रहा है, जो स्कूल के अंदर बच्चा करेगा, क्लास के अंदर करे या स्कूल के कैंपस में करे, ऑल ओवर एक्टिविटीज़ के अंदर जोड़ा जाएगा वो, ठीक है, ऑल अराउंड डेवलपमेंट के तहत जोड़ा जाएगा। इसके अलावा मैंने बात किया था कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है वो कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए है। तो ये था 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा एक और बात क्या था कि ये जो संशोधन हुआ ये कब हुआ था? ये संशोधन हुआ था 1 दिसंबर 2002 को। ये सारी बात हम कर चुके हैं, ध्यान में है। अब हम इसके आगे चल रहे हैं, इसमें कंफ्यूजन मत रखिए, याद रखिएगा। आगे लिखेंगे पॉइंट हम, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार में दिव्यांग वर्ग के बच्चों को किस वर्ष से किस वर्ष तक लिया गया है? उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों को। यानी 6 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक का जो बच्चा दिव्यांग है उसको फ्री एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। एक और चीज़ कल हम जोड़े थे, याद होगा कि अभी जो आंगनबाड़ी चल रहा है ये आंगनबाड़ी 3 से 6 साल तक के लिए होता है। इसको बाल बाड़ी केंद्र के नाम से जोड़ा गया है। बोले थे कल हम, ये बाल बाड़ी केंद्र के नाम से जो जोड़ा गया है ये KVS के अंदर और ऐसी जितने भी गवर्नमेंट डायरेक्ट एडेड सर्विसेज हैं स्कूल्स के अंदर वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। ये अभी पूरी तरह से लागू हुआ नहीं, बिकॉज इसके बारे में जो बात कही गई है, कहाँ कही गई है? 5+3+3+4 पैटर्न के अकॉर्डिंग। और ये पैटर्न कहाँ से आया है? तो नई शिक्षा नियमावली जो आई कब? NEP 2020 जो नरेंद्र मोदी जी के टाइम में आई, ठीक है ना। इसमें उन्होंने तीसरी अब तक की सबसे बड़ी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उन्होंने लागू किया, NEP 2020 को। और उसको लागू होने में समय कब लगा? लागू हुआ 2022 में। उसके बाद NCF बनाई गई, ये भी हम बताए थे, याद होगा। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि जब जब NEP बनी तब तब उस सारे बिंदुओं को लागू करने के लिए एक अलग संस्था राष्ट्रीय स्तर पर NCF बनाई गई है। उसने उसको आगे इम्प्लीकेट कैसे करना है, लागू कैसे करना है, ये बनाया। तो पहला जो NEP बना था वो 1968 में इंदिरा गांधी के टाइम में बना था, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति। उसके बाद 1975 आया, तो 1975 में NCF ने पहली बार उस पूरे प्रोजेक्ट को लागू किया। 1968 की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो मतलब इंदिरा गांधी के टाइम में आई थी, उसको लागू करने के लिए NCF ने अपना रोल मॉडल पेश किया कब? 1975 में। क्लियर? दूसरा पॉइंट बोले थे कि जब फिर दोबारा पॉलिसी आई राजीव गांधी के टाइम में, NEP आई, जिसको कहा गया 1986 में आई थी। उस पॉलिसी के बाद 1988 में NCF ने अपना रोल मॉडल पेश किया, कैसे उसको इम्प्लीकेट करेगा, हो गया। इसके बाद फिर 1992 में राजीव गांधी ने जो NEP लाया था अपने टाइम में, उसमें अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया। उस संशोधन की वजह से उसका नाम हुआ, उस संशोधन वाले पॉइंट को कहते हैं NEP 1986-1992। उसमें जो प्रावधान में बदलाव किए गए उसके तहत फिर से NCF ने भी बदलाव किया और 2000 में NCF ने अपने आप को फिर से पेश किया कि अब कैसे ही कार्य करेगा। इसके बाद फिर 2005 में भी NCF ने एक बार और उसमें संशोधन करके बनाया अपने मॉडल को, NCF 2005। अभी तक सवाल उससे पूछे जा रहे थे। अभी लास्ट ईयर जो तीसरी एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 था जो लागू 22 में हुआ था, उसके बाद NCF ने एक सेक्शन को टच किया, जिसे अभी हम बताएं कि वो 5+3+3+4 के पैटर्न पर है। उसके क्लास अलग से देखेंगे लोग पूरा। तो उसका जो 5 है सबसे पहला, वो बाल बाड़ी केंद्र को जोड़ता है। और उसके पीछे बताया था कि एक किंडरगार्टनर जो है, किंडरगार्टन का प्रिंसिपल है, वो काम करता है ना। जो फ्रॉबेल ने सिद्धांत दिया था 1840 में कि छोटे बच्चों को नेचुरल क्लाइमेट में, प्रकृति में दिखा करके कोई चीज़ तब समझाया जाए, बताया जाए। तो ऑब्जर्वेशन के ऊपर वो पद्धति है ना।
अन्वेषण जो बच्चा करेगा, ऑब्जर्वेशन जब बच्चा करेगा, कोई चीज़ को देखेगा तो ज़्यादा एडप्ट करेगा, ज़्यादा अच्छे से सीखेगा। पेड़ पौधा, खेत खलिहान, जानवर, फूल, सब चीज़ों को, पहाड़ पठार, नदी नाला, तालाब, बाग बगीचा, इससे बच्चा ज़्यादा सीखेगा। तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड को लागू किया गया। उसी चीज़ों को फॉलोअप करने के लिए अभी 5 वाला जो स्ट्रक्चर है NEP 2020 का, उसमें बच्चों को ये किंडरगार्टन मेथड को लागू किया गया। ठीक है ना? इसके हिसाब से इन चीज़ हम जोड़े थे भी, ये सब रिवीजन भी कर दिया थोड़ा सा, और जहाँ तक उन्होंने पढ़े तो वो सब कर लिया। इसके बाद बात करते हैं, आगे लिखेंगे हम। अभी बोले कि जो कौन से लोग हैं जो दिव्यांग है, मतलब किसी तरह का उनके हाथ पाँव या पूरे बॉडी का कोई पार्ट जो है वो डैमेज है, उनके लिए जो ये निःशुल्क शिक्षा का समय दिया गया है वो 14 तक नहीं 18 तक दिया गया है। किसमें? RTE 2009 के अंतर्गत। आगे लिखेंगे, एक होता है SMC, अंग्रेजी में लिख लीजिएगा SMC। इसका मतलब होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं। जैसे देखा होगा, कुछ स्कूल फ्राइडे क्लोज होता है, कुछ स्कूल संडे क्लोज होता है, कुछ स्कूल में थर्सडे को सवेरे छुट्टी कर दी जाती है, कुछ स्कूल में सैटरडे को सवेरे छुट्टी कर दी जाती है। ये स्कूल का मैनेजमेंट है, अपने हिसाब से चीज़ों को डील करता है। ठीक है? इसी तरीके से मॉर्निंग आवर जो होता है या इवनिंग आवर जो होता है, तो इन सब चीज़ों के साथ वह बहुत तरह की एक्टिविटी होता है। उसके लिए वो कौन सी चीज़ कहाँ पे करेगा, एक्टिविटी कहाँ कराएगा, क्लास कहाँ कराएगा, ठीक है, प्रे कहाँ कराएगा, ये सारा कौन करेगा? सरकार जाके नहीं करेगी, स्कूल का जो मैनेजमेंट कमेटी है वो करेगा। इसको हम SMC बोलते हैं। तो SMC का अध्यक्ष कौन होता है? तो स्कूल का जो SMC होता है उसका अध्यक्ष होता है जो बच्चे हैं ना स्कूल के, उनके पेरेंट्स, जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं स्कूल में, उसके पेरेंट्स लिखेंगे स्कूल के बच्चों के अभिभावक। इसीलिए क्या होता है, देखा होगा इंटर्नशिप में जब आप लोग गए होंगे तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, डिस्कशन हो आपस में। इसीलिए फिर आगे लिखेंगे, RTE को लोकसभा में कब पारित किया गया? लोकसभा से पारित कब हुआ वो? तो लिखेंगे 4 अगस्त 2009 को। कब हुआ? 4 अगस्त 2009 को वो लोकसभा से पारित हुआ। ये होगा लोकसभा में कब पारित हुआ, तो 4 अगस्त 2009। अगर सवाल पूछेगा कि राज्यसभा में RTE को कब पारित किया गया, राज्यसभा में, ये लोकसभा बोले थे हम, अब बोले राज्यसभा में, तो राज्यसभा में इसको कब पारित किया गया, तो होगा 20 जुलाई 2009 को। कब हुआ? 20 जुलाई 2009 को। आगे लिखेंगे कि RTE को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी कब दी गई? 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दिया। आगे लिखेंगे कि यदि प्राथमिक स्तर पर 150 से अधिक बच्चे हों तो इनके लिए क्या प्रावधान होगा? अगर प्राथमिक स्कूल में 150 बच्चा है तो प्रावधान क्या रहेगा? उससे अधिक है तो हर 30 पर एक टीचर होगा, बताए थे कल। तो 30 पर जब एक टीचर होगा तो 30 पंचे 150। इसका मतलब कि 5 शिक्षक होगा, और 5 शिक्षक का नेतृत्व कौन करेगा? एक हेडमास्टर होगा। तो लिखेंगे ऐसे में क्या चाहिए, एक हेडमास्टर और 5 टीचर चाहिए। ठीक है, अगर 150 से अधिक बच्चे हैं तो। एक सवाल किया था, आंसर लिखा है कि प्राथमिक विद्यालय में 1 to 5 के स्कूल के अंदर, है ना, 30 बच्चों पर एक टीचर होता है। लिखा है ना, लिखा है ना। अगर ये सवाल पलट दे, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ प्राथमिक हटा दे, माध्यमिक कर दे, मतलब कि 6 to 8 के बच्चे हैं, उसमें कितने बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए? तो 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि RTE 2009 के अनुसार 6 से 8 तक के बच्चों के लिए, 6 क्लास से 8 क्लास के बच्चों के लिए कितने बच्चों पर एक शिक्षक अनिवार्य है? तो 35 बच्चों पर एक शिक्षक अनिवार्य किया गया है। कल हम इस बोर्ड में बहुत सारा टर्म लिखा था, उत्क्रमित। अब बताए तो उत्क्रमित का मतलब क्या होता है? क्रम को उत्थानित कर देता है, मतलब बढ़ा देते हैं, उत्तर कर जाता है, आगे बढ़ा देता है। मतलब जहाँ पे 1 to 5 था उसको 6 to 8 कर दिया, तो 1 to 8 हो गया इकट्ठे। तो अगर ऐसा कोई स्कूल है जहाँ पर बच्चों को 1 to 8 तक कर दिया गया है, क्या गया अपॉइंटमेंट, अगर बच्चों का एडमिशन लेने के लिए जो किया गया है ना, 1 से लेकर के 8 तक का हो गया, 1 to 5 में नहीं है, कितना हो गया? 1 से लेकर 8 तक। तो ऐसा उत्क्रमित अगर विद्यालय है अगर, तो वहाँ पर के बारे में सवाल है कि कक्षा 6 से 8 तक में कितने बच्चों पर प्रधानाध्यापक की अपॉइंटमेंट होती है? तो 6 से लेकर 8 तक, अगर मान लीजिए कोई स्कूल 1 to 5 का है, ठीक है ना,
उसमें 6, 7, 8 जोड़ा गया तो 6, 7, 8 ही तो नहीं होगा, और भी होगा। तो 6, 7, 8 में खाली कितना बच्चा होना चाहिए? तो 100 बच्चा होना चाहिए। कितना बच्चा? 100 बच्चे से ऊपर होगा तभी जाकर के उसमें हम एक हेडमास्टर की नियुक्ति कर सकते हैं। सरकार का ये नियम है। ठीक है, कितना कर सकते हैं? क्या चीज? आगे लिखेंगे हम कि उच्च प्राथमिक स्तर पर, जैसे अभी कहा कि 6 से 8 तक में कितने बच्चे होंगे, तो प्रधानाध्यापक की बहाली होगी तो 100 बच्चे से अधिक होंगे तब होगा। ठीक है, ये लिखा दिए थे। आगे लिखेंगे RT 2009 के अनुसार 1 से लेकर 8 तक में, 1 से 8 तक में कितने बच्चे होने पर प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होगी? तो वो 100 बच्चे 6 to 8 में होंगे तब हो जाएंगे। ये पॉइंट था। लेकिन कक्षा 1 से लेकर 8 तक में यदि प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है, तो प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थियों का अनुपात शिक्षक पर क्या होगा? 40:1। ठीक है, 40:1। इसीलिए ये हो गया कि 1 to 8 में क्या होगा? 40 पर एक बच्चा, 40 पंचे 200। ये हो जाएगा कब? जब 200 से अधिक बच्चा हो गया तब। उसके पहले अलग बोले थे, 35 पर ही बोले थे पहले, है ना? उसके पहले 35 पर बोले थे ना, लेकिन 35 पर बोले थे उसके पहले, लेकिन अभी हम क्या बोले? 200 बच्चा होगा तब। आप पॉइंट में कंफ्यूज क्यों हो रही हैं? अलग अलग सेपरेट लिखा रहा ना पॉइंट। RTE के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे और कार्य दिवस कितने होंगे? किसके लिए बोल रहे हैं? प्राथमिक, उच्च प्राथमिक। उच्च प्राथमिक जब भी बोले तो प्राथमिक ऑलरेडी है उसमें। प्राथमिक देखो, माध्यमिक जब बोलता है सीधा माध्यमिक हो, ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं पे सवाल में माध्यमिक आता है तो मतलब 6, 7, 8, सीधी बात है। उसमें 1 to 5 का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसी माध्यमिक को माध्यमिक नहीं बोल रहे, मिडिल स्कूल नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? उच्च प्राथमिक बोल रहे हैं। मतलब प्राथमिक पहले से था, अभी उसको उत्क्रमित कर दिया गया है तो उत्क्रमित मध्य विद्यालय हो गया। उसका नाम मध्य विद्यालय नहीं लिखा जाएगा, उसको लिखा जाएगा उत्क्रमित मध्य विद्यालय, या इसी उत्क्रमित मध्य विद्यालय लिखें तो इसको उत्क्रमित मध्य विद्यालय नहीं लिख करके ये भी लिख सकता है उच्च प्राथमिक। उच्च प्राथमिक का मतलब प्राथमिक पूरा हुआ और उसके ऊपर का, तो हो गया 1 से लेके 8। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो माध्यमिक लिखता है वो 6, 7, 8 के लिए, और अगर उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय लिख रहा है तो 1 से लेकर के 8 तक के लिए। देखा होगा स्कूल में दोनों तरह का स्कूल है। और इसी उत्क्रमित मध्य विद्यालय को हम क्या बोलते हैं? उच्च प्राथमिक स्तर। ठीक है, तो सवाल उसके लिए, मतलब ये सवाल किसके लिए कर रहे हैं? 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों वाली स्कूल के लिए कर रहे हैं। अभी जो पॉइंट लिखा रहे हैं तो लिखिएगा आप। अगर बोला गया इसमें कि RTE के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे और कार्य दिवस कितने होंगे, तो आंसर होगा 1000 घंटा और 220 दिन। मतलब साल में वर्किंग डेज स्कूल का 220 होना ही चाहिए, खोलना पड़ेगा आपको 220 दिन। और इस 220 दिन में 1000 घंटा बच्चों की पठन पाठन वाली क्रिया होनी चाहिए, ये होगा। ठीक है, आगे पॉइंट लिखेंगे। यदि प्राथमिक स्तर पर एक विद्यालय में 240 बच्चे हों, अभी हम 40 का कंसेप्ट समझाए हैं पूरा, है ना? 40 पर एक बच्चा वाला कंसेप्ट। तो बोला यदि प्राथमिक स्तर पर एक विद्यालय में 240 बच्चे हों तो इसके लिए कितने अध्यापक होंगे? 200 से अधिक होने पे क्या बोले थे? 200 के पहले तक हम सीधे बोले थे भाई प्राथमिक में 30:5 का रेशियो चल रहा था। 200 से अधिक होने पे बात बदल गई थी, 40 पर एक टीचर। तो बोला 240 बच्चे हैं तो 40 पर एक ही ना होगा, तो 40 पंचे 200, 40 छक्के 240, मतलब 6 शिक्षक यहाँ पर होना चाहिए। तो कितने का अनुपात हो जाएगा यहाँ पर? 40 और 1 के अनुपात के हिसाब से शिक्षक कितना होना चाहिए? 6 शिक्षक। ठीक है, उत्तर लिखेंगे 6 शिक्षक। आगे लिखेंगे RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाना होगा? ये तो बच्चों के लिए क्या होना चाहिए वो बताया था ना भी। टीचर कितना घंटा पढ़ाएगा? एक टीचर को वर्किंग आवर कितना मिले पढ़ाने का? 4 घंटा पढ़ाना होगा। कितना घंटा? 4 घंटा। अब वो प्राथमिक जो स्कूल है उसमें क्या होता है 1 से लेके 5 है, तो 4 घंटा वो देगा
तो समझ के चलो सब में 1-1 घंटे देना पड़ जाएगा, एक तरह से होगा ना। इसीलिए क्या होता है कि बीएड में और डीएलएड में जो टीचर की अपॉइंटमेंट होती है, तो डीएलएड में जो बहाली होती है बच्चों टीचर की, वो टीचर की बहाली होती है, ना कि सब्जेक्ट टीचर की। बीएड के उपरांत जो होता है वो सब्जेक्ट टीचर होता है, जैसे मैथ का टीचर, साइंस का टीचर, ये वो। 1 to 5 में क्या है, कोई सब्जेक्ट टीचर नहीं होता, सीधे टीचर अपॉइंट होता है, इसलिए आपको लगभग हर क्लास लेना पड़ जाता है। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए कहा गया है कि 1 to 5 के अंदर यानी प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ाना चाहिए, तो 4 घंटा पढ़ाना चाहिए। यही चीज बीएड वालों के लिए नहीं होगी इस तरह से, ठीक है। आगे लिखेंगे आरटी 2009 की किस धारा में यह बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। अगर बच्चों को शारीरिक दंड करते हैं, पीट पीट के मुंह हाथ फुला दिया उसका, मार पीट के, ठीक है, टांग तोड़ दिया, मुंह हाथ फुला दिया, बच्चों को ब्लीडिंग आने लगा, ये सब चीज दंडनीय अपराध है। तो इसको किस धारा के तहत रखा गया है? धारा 17 है, 17 नंबर पर धारा है, उसके मुताबिक इसको दंडनीय अपराध माना गया है। टीचर पे कार्रवाई हो जाएगी उस हालत में। आगे वो वेट करे कि कोर्ट क्या डिसीजन सुनाएगी उसके बारे में। इसीलिए टीचर बनने का इतना नहीं मारना है बच्चे को, इसका मुंह हाथ फूल जाए, ब्लीडिंग आने लगे, है ना। बच्चे को प्यार से ही पढ़ाना है। आज के डेट में बच्चे को प्यार से पढ़ाने की उम्र कहा जा रहा है। पहले वाला दौर आज वाले दौर में एक ही फर्क है, पहले जो भी टीचर थे उनके लिए एक ही बात कही गई थी, चाइल्ड एजुकेशन, बच्चों को पढ़ाना है। आज वाली एजुकेशन व्यवस्था बदली हुई है। क्या बोलते हैं इसमें हम? चाइल्ड और एजुकेशन के बीच में सेंटर्ड आ जाता है, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। बच्चों को मध्य में रखते हैं। बच्चा क्या चाहता है, अकॉर्डिंग टू दैट द टीचर मस्ट हैव टू प्ले देयर रोल्स। टीचर को बच्चों के मुताबिक खेलना है खेलो तुम, पढ़ना है पढ़ो तुम, जैसे करना है, लेकिन हाँ आपको उसी बीच कोर्स कंप्लीट करवाना होगा। इसी वजह से बाल बालिका केंद्र का जो कंसेप्ट 5 में रखा गया है, इसी वजह से रखा गया है, या फिर फ्रोबल के हिसाब से जो नियम लागू किया गया, किंडरगार्टन मेथड जिसको हम बोलते हैं, वो एनईपी 2020 में जो फाउंडेशन स्टेज है। इसीलिए पिछले साल जो सवाल आया है NCFFS 2022 में, मतलब NCF तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हो गया, FS फाउंडेशन स्टेज जो 5 है पहला एनईपी का, है ना, उसका पैटर्न था ना 5+3+3+4 पैटर्न एनईपी का, उसमें जो 5 आया है वो FS है, फाउंडेशन स्टेज है। उसमें जो बच्चों को बताया गया है कि क्लास 1 और 2 बच्चा पढ़ लेगा, उसके 3 साल ऐसी खेलकूद का एक्टिविटी का टाइमिंग है। नो एग्जाम्स, नो बुक्स, नो होमवर्क, कुछ भी नहीं, बच्चा एक्टिविटी करे, उठा पटक करे, जितना करना है वो बाल बालिका केंद्र के अंतर्गत रखा गया। फ्रोबल के हिसाब से 1840 में जो सिद्धांत उन्होंने लिखा था, किंडरगार्टन मेथड कहलाता है वो। इसके बारे में चर्चा पहले भी कर चुके हैं, आज भी किया है ना वो चीज। अब चलते हैं आगे। आरटी 2009 का ऑफिशियल नेम क्या है? ऑफिशियल नेम होता है जिससे सरकारी तौर पे वो चीज जाना जाए। तो आरटी 2009 का ऑफिशियल नेम क्या है? ठीक है, आंसर लिखेंगे निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, मतलब फ्री एजुकेशन। निशुल्क हो गया फ्री एजुकेशन, और अनिवार्य कंपलसरी एजुकेशन। तो हम बोलेंगे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, ठीक है ना। क्या है? फ्री एंड निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, मतलब वो राइट है, राइट, ठीक है, ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। आरटी 2009 के अनुसार कितने वर्ष के अंदर हर एक बसावट के पास सरकारी स्कूल होगी? 3 वर्ष के अंदर। हर बसावट का मतलब हर एक इलाके में अपनी स्कूल होगी, हाँ, बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन देने के लिए, जिस स्तर का है उसके हिसाब से। आगे भी इसमें नियम है, कई नियम, जैसे 1 to 5 का स्कूल कितनी दूरी पर होना चाहिए, 6 to 8 का जो स्कूल है वो कितनी दूरी पर होना चाहिए, 9-10 का स्कूल वो कितनी दूरी पर होना चाहिए। किसी में 1 से 2 किलोमीटर आपको आंसर आएगा, किसी में 3 किलोमीटर है, किसी में 5 किलोमीटर है, वो अलग है, लेकिन स्कूल होना चाहिए हर जगह, विदाउट स्कूल नहीं होना चाहिए। ये आरटी 2009 ने कहा कि स्कूल कंपलसरी है, और कितने वर्ष के अंदर इसको दूर किया जाए? 3 वर्ष के अंदर दूर कर लिया जाए। तो 10 में लागू हुआ, 10 से 3 13 से 2013 में हो जाना चाहिए। तो वो चीज़ बहुत हद तक हो भी गई है, हो ही गया होगा। तो आगे लिखेंगे हम इसके बाद,
कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए विद्यार्थियों के लिए विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए? कक्षा 1 से 5 यानी प्राइमरी स्कूल के लिए, है ना, जो विद्यालय है उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए? 1 किलोमीटर के अंदर। कितना होना चाहिए? 1 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए। और कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए जो स्कूल होगी वो कितनी दूरी पर होनी चाहिए? वो कितनी दूरी पर होनी चाहिए बताइए? 3 किलोमीटर की दूरी पर। यानी अगर बात करें प्राथमिक विद्यालय की 1 to 5 के लिए, तो हर 1 किलोमीटर में एक स्कूल होना चाहिए। कहीं अगर नहीं है तो उसको दूर करना होगा, स्कूल बनाना पड़ेगा, जैसे भी करना हो। और 6 to 8 के लिए क्या, 3 किलोमीटर तक, चूंकि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है वो जा सकता है कि नहीं। और फिर है एक 9 साल का बच्चा जो पहले कभी स्कूल नहीं गया हो, RTE 2009 के हिसाब से अगर हम जोड़ करके देखें, आप जोड़ लीजिए, है ना, जोड़ करके देखें RTE 2009 के हिसाब से, तो उसको किस क्लास में एडमिशन होनी चाहिए? किस क्लास में एडमिशन होना चाहिए 9 साल के बच्चे की? तो क्या आपका आंसर आ जाएगा? ना, क्लास 4 में। कैसे? 6 साल में एडमिशन हुआ 1 में, 7वें साल में 2 में, 8वें साल में 3 में, और 9वां साल है तो 4 में। उसके हिसाब से बच्चे का एडमिशन होना चाहिए क्लास 4 में। क्लियर है? आगे चलते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत है इसमें? RTE 2009 में कुल धाराएं, अध्याय, अनुसूचियां कितनी हैं? ये बहुत मेन पॉइंट है, इसको लिखोगे। RTE 2009 में कुल धाराएं कितनी हैं? कुल धारा कितनी है? अध्याय कितना है? अनुसूचियां कितनी है? धारा, उपधारा, उपधारा को बोलते हैं अनुसूचियां, ठीक है ना। धारा के अंदर कोई धारा, जैसे 21A बोले तो ये क्या हुआ? उपसूची होगा, ठीक है ना। तो अब 21A उपसूची हुआ, लेकिन आर्टिकल 45 बोले तो वो सीधे सूची हुआ, डायरेक्ट, वो उपसूची नहीं है, वो धारा हो गई, धारा 45 हो गई। और जब हम बोल रहे धारा 45, सॉरी धारा 21 बोल रहे तो 21 नहीं बोले, 21A, पूरा पॉइंट नहीं, उसका एक बिंदु A, 21A बोले ना। इसी तरीके से तो लिखेंगे इसमें कुल धाराएं, अध्याय, अनुसूचियां कितनी है? तो कुल धाराएं 38 है। RTE के अंतर्गत 38 धाराएं हैं, 38 धाराएं टोटल उसके अंतर्गत है। एक चीज, अध्याय कितना है? तो 7 चैप्टर है, 7 चैप्टर्स, 7 अध्याय। कितना है? 7 अध्याय, एकदम याद रखना है। और अनुसूची कितनी है? तो 1 अनुसूची है, याद रहेगा। कितनी धारा है? 38। कितना अध्याय? 7। और कितनी अनुसूचियां? सिंगल, 1, ठीक है ना। आगे लिखेंगे किस अध्याय में सबसे अधिक धाराएं दी गई हैं? किसमें? RTE 2009 के बारे में बोल रहे हैं कि उसके किस अध्याय में सबसे अधिक धाराएं हैं? तो अध्याय 4 में है। किसमें है वो? अध्याय 4 में है। डिटेल सीख लेना है इसमें, ब्रैकेट दे करके अध्याय 4 में कैसे है, तो ब्रैकेट दे दो, उसी में लिख देंगे। अलग सवाल नहीं बना रहे, सवाल अलग से पूछेगा तो ध्यान रखिएगा। ब्रैकेट दे करके लिख लीजिए 12 से 28, 12 से लेकर के 28 तक। चैप्टर 4 में शुरू होता है 12 से, खत्म क्या होता है? 28 पर। तो 12 से 28 अगर जानना है तो 12 से 28 का 28 से 12 घटा लीजिए, मालूम हो जाएगा। कुल कितनी धारा हो गई? 16 धारा हो गई। कितना हो गई? 16 धारा। मतलब चैप्टर 4 के अंदर 16 धाराएं हैं, और ये RTE में वो चैप्टर है जिसमें सबसे ज्यादा धाराएं दी गई हैं। 16 धाराएं दी गई हैं। अगर ये पूछता है कि अगर घुमा के पूछ ले कि चैप्टर 4 में धाराएं शुरू कहाँ से है, अभी बोल रहे हैं ब्रैकेट में लिखा दिए 12 से, तो शुरू कहाँ से है? 12 से हुआ। खत्म कहाँ पर है? 28 पर। कुल कितना है? तो 16। कहाँ से कहाँ है? तो 12 से 28। बात समझ में आ रहा है? तो इतना को 3-4 सवाल नहीं बना करके इकट्ठे बोल दिए हैं कि चैप्टर 4 में सबसे ज्यादा धाराएं हैं। किस अध्याय में सबसे अधिक धारा? चैप्टर 4 में हुआ ना, अध्याय 4 में सबसे ज्यादा धाराएं हैं। और कहाँ से कहाँ? तो 12 से 28। इसलिए 12 से 28 में कितना हो जाता है घटाने के बाद? तो आता है 16। तो 16 धाराएं इसके अंदर हो गई। शुरू कहाँ से है? तो 12 से। खत्म कहाँ पे है? तो 28 पे। ये धाराएं हैं, ठीक है ना। जैसे 21A बोले ना, तो एक धारा हुआ ना, इसी तरीके से। चलो।
आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत है इसमें? आरटी 2009 की किस धारा के अंतर्गत, आरटी 2009 की किस धारा के अंतर्गत, किस धारा के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति, जिसको अभी बोले थे हम SMC, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, हिंदी में क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान है। कौन सी धारा के तहत? 21। कौन सी धारा? 21। ये बोले ना 12 से लेकर के 28 तक हुआ ना, उस 12 से 28 में 21 आता है कि नहीं? 12 से 28 में 21 आएगा ना। इस 21 में क्या कहा गया है? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बात की गई है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो होगी वो कहाँ पर होगी? 21 ने बताया गया इसके बारे में। क्लियर है? आगे लिखेंगे हम, RTE 2009 की धारा 17 का प्रावधान है, अभी हम पहले लिखा चुके हैं, याद होगा, ध्यान में रखो। दंडित नहीं करना है बच्चों को, शारीरिक फिजिकली टॉर्चर नहीं करेंगे, बोले थे ना अभी, 2-3 पॉइंट पहले लिखा था ये चीज, वही बोलने अभी। तो क्या हो गया? RTE 2009 में धारा 17 का प्रावधान है कि बच्चों को शारीरिक दंड नहीं देना है एवं शारीरिक दंड नहीं देना है एवं अधिनियम 2009 की किस धारा में छात्र एवं शिक्षक का अनुपात का वर्णन किया गया है? एवं अधिनियम 2009, RTE 2009 है ना, उसमें किस धारा में छात्र एवं शिक्षक के अनुपात का वर्णन है? तो वो है धारा 25 में। धारा 25 में अभी बताया ना, जैसे 1 to 5 में कितना टीचर कितना बच्चा हो, 6 to 8 में कितना टीचर कितना बच्चा हो, उच्च प्राथमिक स्तर पर कितना शिक्षक कितना बच्चा हो, 200 से अधिक बच्चे होने पर कितना शिक्षक और कितना बच्चा हो, है ना, बोले ना। ये सब कहाँ पे लिखा हुआ है, किस जगह पे दिया गया है? धारा 25 में दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत है? धारा 25 में इसका चर्चा किया गया है कि धारा 25 में इसका जिक्र किया गया है। छात्र एवं शिक्षक के अनुपात की जब बात की जाती है, सवाल लिखो, छात्र एवं शिक्षक के अनुपात की जब बात की जाती है तो क्या उसमें प्रधानाध्यापक भी होता है? तो इसमें प्रधानाध्यापक शामिल नहीं है। टीचर और जो छात्र है उसका अनुपात क्लास के वर्ग के अंदर पठन पाठन से संबंधित है, इसमें प्रिंसिपल को शामिल नहीं किया गया है। लेकिन नहीं, इसमें शामिल वो नहीं है। क्लियर है? आगे लिखेंगे, RTE 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बालक को किस शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ाया जाना चाहिए? उत्तर होगा समावेशी शिक्षा। आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा। अब एक बार समझ लिए मोटा मोटी, आपके क्लासरूम में वो सारा बच्चा जो अगर मान के चले पांव से लंगड़ा है, व्हील चेयर की मदद से आ रहा है, समझ में आ रहा है, या फिर आपका क्लासरूम अगर ऊपर है वो नहीं आ सकता है तो क्लासरूम नीचे कर दीजिए, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे बच्चा वहां तक आ सके, व्हील चेयर के सहारे आ सके। अगर मान के चले नहीं, मुमकिन नहीं है, क्लास ऊपर ही है, लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर है और क्लासरूम ऊपर ही है, तो ऐसे में आपके बड़े से स्ट्रक्चर में लिफ्ट होना चाहिए, जिससे बच्चा लिफ्ट में चला जाए और सीधे ऊपर उतर जाएगा, है ना। हॉस्पिटल्स में होता है ना लिफ्ट, वैसे चला जाए। कॉलेजेस में भी है, तो लिफ्ट अगर है तो बच्चा ऊपर जाके पढ़ लेगा। अगर लिफ्ट नहीं है तो कोई आपके साथ एक आजकल एक स्टेयर वाली सीढ़ी बनी आती है जिससे बच्चा को कोई एक सपोर्ट से ऊपर तक ले जाएगा। हाँ, वो सीढ़ी बनी हो, एकदम हल्का हल्का देखा होगा, प्लेन जैसा होता है वो सीढ़ी। अगर वो भी नहीं है तब क्लासरूम नीचे चलाना पड़ेगा। अगर ये सब भी नहीं है अगर, तब तो मुश्किल है, वो बच्चा कैसे जाएगा, तो कोई सपोर्ट से ले जाए। कुल मिला के यही देखना है कि अगर कोई बच्चा क्लासरूम में आ करके बैठ सकने लायक है, अगर मान लीजिए इसका एक हाथ डैमेज है, क्या फर्क पड़ता है, क्लासरूम में बैठ जाएगा। पाँव ही डैमेज है तो लाठी के सहारे आ जाएगा, और ज़्यादा डैमेज है व्हील चेयर से आ जाएगा। मतलब कुछ ऐसा रोग है जिसके वजह से हम उस चीज़ को, उसकी वजह से वो क्लास का लिखना, बोर्ड पर जो लिखा जा रहा है, बोर्ड पर कुछ भी लिखा है उसको नोट कर सकता है, लिखा हुआ देख सकता है, जवाब दे सकता है, सवाल जो पूछा गया उसका जवाब दे सकता है। जो मुझे आपसे सवाल कर रहे हैं वो सवाल उससे भी करेंगे, तो जैसे आप जवाब दीजिएगा वैसे वो भी जवाब देगा, ठीक है ना।
तो जब बच्चा आपके साथ रोगी होने के बावजूद भी, अस्वस्थ होने के बाद भी, शारीरिक रूप से घायल होने के बावजूद भी, कुछ कमियां होने के बावजूद भी, चाहे पाँव में हो, चाहे हाथ में, या किसी और जगह हो, या हल्का कम सुनता हो, सुनता हो लेकिन एकदम नहीं सुनता, ये नहीं बोल रहे, हल्का कम सुनता हो, या हल्का कम दिखता हो, चश्मा लगाता हो, चश्मा लगा के दिख जाएगा साफ साफ। तो कम दिखने वाला, एक होता है पूरी तरह नहीं दिखने वाला, वो अंधा हो गया, एक होता है दिख रहा है, चश्मा लगा के देख रहा है, तो वो हमारे क्लास में बैठ सकता है। कम सुनने वाला, थोड़ा जोर से बोलेंगे सुन लेगा, या आगे बैठा देंगे तब सुन लेगा, अगल बगल वाले से पूछ के दोबारा लिख लेगा। तो ऐसे बच्चों को हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत एक क्लास में बैठा के शिक्षा देंगे। लेकिन कुछ ऐसा भी लोग है जो एकदम कर ही नहीं सकता है, वो प्योरली अंधा है, प्योरली ब्लाइंड है, तो फिर उसको हम नहीं बैठा सकते हम, तो यहाँ नहीं आएगा, है ना। मान के चलिए उसका दोनों पाँव ही कटा हुआ है, साफ, व्हील चेयर पे बैठ ही नहीं सकता है, वो डंडा उठा ही नहीं सकता है वो, तब फिर वो कैसे आएगा। तो ऐसे बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा नहीं है, उसके लिए स्पेशल एजुकेशन है, उसकी बात अलग करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उत्तर क्या होगा, समावेशी शिक्षा। RTE 2009 की कौन सी धारा है, RTE 2009 की कौन सी धारा है जो अध्यापकों के कर्तव्य से जुड़ी हुई है। धारा 24 आपके लॉजिक से सवाल पूछते हैं। एक प्राथमिक विद्यालय में 1 to 5 का स्कूल हुआ, प्राथमिक विद्यालय, उसमें 62 टीचर है, सॉरी 62 बच्चे हैं। कितना बच्चा है? 62 बच्चे हैं। कितना बच्चा है? 62। तो आप बताइए उसमें कितना टीचर होना चाहिए? कितना बच्चा है? 62। टीचर कितना होना चाहिए? 2 टीचर चाहिए। 62 से प्राथमिक, हाँ 2 क्यों होगा? 30 में 1 बोले थे, 30 में 1 बोले थे, लिखाए थे। 30 दूना 60 हो गया, 2 को कहाँ रखेंगे? आगे का टीचर संभाल होना चाहिए, कितना चाहिए पूछेंगे। है तो काम चला लिया, 1 टीचर पढ़ा देगा सबको, क्या कीजिए? चाहिए तो 3 चाहिए, 3 2 टीचर में अब 3 ही होगा, आंसर लिखिए 3, ठीक है। अगला पॉइंट, RTE 2009 के तहत अध्यापकों को प्रशिक्षण के लिए, अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों का विकास और उसको लागू करने का अधिकार किसे होगा? केंद्र सरकार को होगा। मतलब टीचर को जो टेस्टिफाई करना है, टीचर को जांच करके टीचर को बहाल करना है, रिक्रूट करना है, और टीचर की जो समझ लो टीचर का जो भी मानदंड है, आज जितना भी तुमको नॉलेज है, आज की डेट में जहां तक तकनीकी ज्ञान होगा उतना शिक्षित टीचर आया है। कल कोई नई चीज टेक्नोलॉजी आ जाएगी, समझ में आ रहा है? कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो उसके बारे में टीचर को कौन प्रोवाइड कराएगा सारा नॉलेज? केंद्र सरकार उसके लिए फंड जारी करती है, इसलिए जवाब क्या होगा? केंद्र सरकार, ये उसकी जवाब देगी। आज इसी बिंदु पे बात को रख देंगे, खत्म करेंगे, अगले दिन इस पॉइंट को हम आगे उठाएंगे, ठीक है। तो अब तक हम लोग बात किए थे कि केंद्र सरकार के द्वारा क्या होता है। केंद्र सरकार ये तय करती है RTE 2009 के मुताबिक उसको फॉलो करते हुए कि जो मानक दंड होगा शिक्षकों के विकास को लेके सारी चीज वो तय कौन करेगा, तो उसके लिए जिम्मेदार होगी केंद्र सरकार। आगे चलते हैं, शिक्षा के अधिकार की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? लिखिएगा, शिक्षा के अधिकार की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। और अगला क्वेश्चन इसी में लिखेंगे कि किस कक्षा के बच्चों को, किस कक्षा तक के बच्चों को रोकना नहीं चाहिए। मतलब किसी भी आधार से घुमा फिरा करके उनको स्कूल में एडमिशन से रोक लगा दिया जाए इस चीज़ पे, या उसको निष्कासित नहीं किया जाए। मतलब वो पढ़ रहा है, आपको लगता है कि थोड़ा सा वो बहुत सही नहीं काम किया, उसको रोक लगा दिया, निष्कासित कर दिया, एग्जाम से बाहर कर दिया, वॉकआउट कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। वो शिक्षा की प्रकृति संवैधानिक होनी चाहिए, जिसमें आप बाज़ाब्ते से नियम होगा, कायदा कानून होगा, सवाल कर सकते हैं, उसका जवाब सामने वाले शिक्षा संस्थान को देना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। दूसरी तरफ क्या होगा कि ये जो सवाल किया कि किस कक्षा तक के बच्चों को निष्कासित नहीं करना, 8वां क्लास के बच्चा तक को निष्कासित नहीं करना चाहिए। क्लियर है? नहीं रोका जाना चाहिए, किसी भी वजह से घुमा फिरा करके उसको शिक्षा को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। अगला सवाल लिखेंगे, RTE 2009 के तहत, RTE 2009 के तहत कौन सी ऐसी धारा है जिसमें यह बताया गया है
कि निजी कोचिंग नहीं पढ़ाया जा सकता है। जी, हम लोग जो है सब कोचिंग चला रहे, निजी है ये, सरकारी नहीं है, तो इसमें रोक है। अब ये रोक क्यों है, तो निजी कोचिंग क्यों चला रहे हैं, हम ही चला रहे हैं, सवाल हमसे भी क्यों चला रहे हैं। सवाल यह है कि हम नहीं चलाएंगे, ठीक है, आप ही मत आइए। तो आप क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपका जो निजी संस्थान नहीं, जो सरकारी संस्थान है, वहाँ पर उस कोटि की शिक्षा आपको आपके हिसाब से नहीं मिल रही है। आपको लग रहा है काम चलाओ शिक्षा दी जा रही है, ठीक है ना। इसी वजह से आप क्या कर रहे हैं कि आपको निजी कोचिंग पकड़ना पड़ रहा है कि नहीं। तो ये धारा 28 में कहा गया है। कहाँ कहा गया है, धारा 28 में कहा गया है। बताए थे धारा कहाँ से कहाँ तक है, 12 से लेकर के 28 तक इसकी चर्चा हुई है। टोटल 16 धाराएं इसके अंतर्गत आ गई। तो धारा 28 में कहा गया है कि निजी कोचिंग संस्थान नहीं चलाया जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल लिखेंगे, आरटीई अधिनियम में, आरटीई एक्ट में किस क्लास की शिक्षा, किस वर्ग की शिक्षा के लिए विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। अभी वाले NEP 2020 से नहीं जोड़ेंगे, NCF से नहीं जोड़ेंगे इसको, हम सवाल आरटीई का कर रहे हैं। कहोगी तो अभी वाले में तो 12 तक की बात की गई है, हम सवाल आरटीई से कर रहे हैं ना। ये सवाल आरटीई का है, इसको NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही NCF 2022 या NCF 2005 या NCF 1988 या NCF 2000 या NCF 1975, किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्योंकि बात किसकी हो रही है, आरटीई की। तो आरटीई में 8वां क्लास की बात ये हो गई, लेकिन आरटीई में 8वां क्लास के बाद की जो शिक्षा है उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। ये बोलना भी ठीक नहीं होगा। मतलब 14 वर्ष कहाँ पूरा होता है, 10th में। तो ये कहेंगे कि 14 वर्ष के जो बाद के बच्चे, 6 से 14 तक क्या है, 6 से 14 तक में 10th हो जाता था। अभी 8वां का लिखा था इसलिए 8वां बोले, 8वां नहीं है। मतलब 14 वर्ष तक के बच्चों को तो फ्री शिक्षा है, निःशुल्क शिक्षा है। उसके बाद वाले बच्चों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। किसमें, आरटीई 9 में, 2009 में। अभी वाले में है, अभी वाले का तो हम नहीं कर रहे, अभी आरटीई की बात हम कर ही नहीं रहे, NEP की बात कर रहे हैं, तो उसमें उसकी बात नहीं है। सवाल अगर आरटीई से पूछे कि किस बच्चों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, तो कहेंगे 14 वर्ष के बाद के बच्चों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। और फिर सवाल ये रहेगा कि आरटीई के तहत निःशुल्क शिक्षा, फ्री शिक्षा, कंपल्सरी एजुकेशन, अनिवार्य शिक्षा, ये जो है ना, इसका भारत सरकार ने क्या किया है, बच्चों को अधिकार दे दिया है। ये नियम जो पारित हुआ कब हुआ था, तो सीधे कहेंगे 2009 में पारित हुआ कि नहीं, 2009 में। मतलब जो आरटीई 2009 इसका हेडिंग है, उसमें क्या है, निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है, अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है कि हर व्यक्ति निःशुल्क शिक्षा के नाम पे शिक्षा दिलाए और कंपल्सरी एजुकेशन दिलाए। ये 2009 में भारत सरकार ने किया है। भारत, अगला सवाल लिखिएगा, भारत शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला, भारत शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला विश्व का किस स्थान का देश बना, किस स्थान का देश बना, बताओ, ये तो मालूम होगा, ठीक है। तो 135वां स्थान हो गया। क्लियर है कि भारत में, पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में इस चीज को लागू कर दिया गया। कब लागू किया, पूरे संपूर्ण भारत में लागू कब हो गया, ये यही बताया हुआ है, जल्दी बताओ। शिक्षा के अधिकार अधिनियम को पूरे देश में लागू कब कर दिया गया, 26 अगस्त या 9 अगस्त। वो राज्यसभा से कब पारित हुआ, लोकसभा से कब पारित हुआ, वो सब है। देश में लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 को। नहीं बोले मैं, तुमने तो बोल रही थी, अभी फिर कंफ्यूज क्यों हो रही है। पूछा वही सवाल है जो बता चुके हैं। बताओ, आरटीई के तहत अगर 200 बच्चे पढ़ने वाले हों तो उन पर कितने शिक्षक की आवश्यकता होगी, बताए थे। 200 बच्चे पढ़ने वाले हों तो कितने होंगे, बोले थे ना कि अगर ज्यादा होगा, स्ट्रेंथ 200 आ जाए। कई अलग तरह से सवाल था, याद कीजिए। जब प्राथमिक स्तर बोले थे, प्राथमिक स्तर मतलब 1 से लेके 5 तक की क्लास जहाँ चलती है, उसके लिए बोले थे कि 30 बच्चे पर एक टीचर। ध्यान है अच्छी तरह से। फिर बोले थे कि अगर 6, 7, 8 का बच्चा हो तो वहां के लिए 35 बच्चे होंगे, 35 बच्चे होंगे और एक टीचर होगा, बोले थे। फिर कहा था अगर हायर एजुकेशन हो तो 40 बच्चे पर एक टीचर होगा। फिर ये कहा था कि अगर स्ट्रेंथ की बात करें, शक्ति, बच्चों की शक्ति की बात करें,
कि अगर 200 बच्चा है, ठीक है ना, तो क्या होगा, तो 40 पर 1 मान के चलेंगे, ठीक है। इससे मिला के 2-3 सवाल घुमा फिरा के पूछे भी थे कि अगर 262 बच्चा है तो कितना टीचर चाहिए, ऐसे वैसे, है ना, कुछ इस तरह का सवाल दे भी देता है। तो 40, जब स्ट्रेंथ की बात होगी, 200 बच्चे की बात होगी, तो 40 पंचे 205 टीचर की आवश्यकता होगी, ठीक है। अब सबसे पहला सवाल जो बताए थे, जब RT 2009 के बारे में बात किया था, तो बोले थे कि RT 2009, याद रखिए क्या बोले थे कि आर्टिकल 45 में इसके बारे में कहा गया है, 45वें अनुच्छेद में कहा गया है। फिर बोले थे कि लेकिन ये सबके लिए शिक्षा की बात थी, लेकिन जब अनिवार्य शिक्षा हो गई और अनिवार्य शिक्षा के अलावा निःशुल्क शिक्षा हो गई, तो ये बात 21A के तहत जोड़ा गया, है ना, जो सब आर्टिकल है ना, ये बोले थे, जिसकी वजह से इसको मौलिक अधिकार में रख दिया गया, याद है। फिर उसके बाद बोले थे कि इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को, जो अभी भी लिखा है। अब सवाल ये है कि 1 अप्रैल 2010 को लागू तो हो गया, लेकिन एक स्टेट को छोड़ के लागू हुआ था, पूरे देश में तो लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर को छोड़ के लागू हुआ था, ठीक है। तो सवाल लिख लीजिएगा कि 1 अप्रैल 2010 को जब पूरे देश में RTA का संविधान नियम लागू हो गया, तो कौन सा ऐसा क्षेत्र था जहां ये लागू नहीं हुआ था? आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। और क्या बोले थे, अगर प्राथमिक स्तर पे प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक की बात करें तो हफ्ते में कितना घंटा पढ़ाया जाएगा? याद है, 4 घंटा एक टीचर की ड्यूटी होगी, बताए थे अलग अलग, प्रत्येक दिन 4 घंटा पढ़ाए। ऐसे कुल कार्य दिवस जो होगा एक हफ्ता में कितने घंटों का होगा? तो टोटल 45 आवर्स था, ये याद रखिए। 45 कार्य दिवस पूछता है, 45 आवर्स होगा, 45 घंटों का कार्य ये वर्क होगा, है ना। लेकिन उसमें क्या होता है, ये नहीं कि 45 घंटा पढ़ाई में करेंगे बच्चों को, ये नहीं, वो 4 घंटे प्रत्येक शिक्षक को देना होगा। तो रिमेनिंग में क्या होगा, एक्टिविटीज़ होगी, करिकुलम एक्टिविटीज़ होगी। एक सवाल याद रखिएगा, RTA से हटा हुआ है लेकिन RTA से जुड़ा हुआ है। अक्सर हम लोग इन चीज़ों को नहीं समझते। कोई भी कोर्स, अभी आप इग्नो से किया ना, NS से किया था, तो वहाँ भी आपका इंटर्नशिप हुआ होगा। ये लोग LNMU से किए हैं, या बिहार बोर्ड से DELED किए है कि नहीं, या कुछ लोग क्या नाम है LNMU से BEd कर रहे हैं, सब लोग। तो सबको क्या होता है, इंटर्नशिप होता है, जिसमें प्रैक्टिसेस होती है, स्कूल में जा करके ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। मतलब जाके बच्चा टीचर की तरह वहाँ सही में पढ़ाता है, एक टीचर की तरह से क्लास लेता है, ऑब्जर्व भी करता है। तो 1 महीना ऑब्जर्व करना होता है, अगले 4 महीने क्या होता है, खुद पढ़ाना होता है, लेसन प्लान तैयार करना होता है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये शिक्षा का ही हिस्सा है ना, पढ़ने पढ़ाने का ही हिस्सा है, ताकि जो एक अप्लाइड टीचर है, जो सही टीचर है, जो पहले से रजिस्टर्ड टीचर है, उसकी तरह की चीज़ों को हम समझ सकें, उसको लागू कर सकें। तो दोनों में जो अंतर है, बेसिकली एक्टिविटी पूछा जाएगा तो एक्टिविटी क्या होता है, जैसे एक कॉलेज के द्वारा एक बच्चा किसी एक स्कूल में जाता है, तब किसी टीचर को पढ़ाता है, बच्चों को पढ़ाता है कि नहीं। तो कॉलेज भेजा आपको, तो कॉलेज में जो क्लास लिया जा रहा है, सिलेबस लिया जा रहा है, पाठ्यचर्या जो भी है ना, पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम है पूरा जितना पढ़ना है, सिलेबस। उस सिलेबस के अंतर्गत क्या होता है, पाठ्यचर्या भी होती है कि इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए ये एक्टिविटी करनी होगी। तो अगर सवाल हो कि करिकुलम एक्टिविटी क्या होती है, वो इसमें नहीं है, बता रहे करिकुलम एक्टिविटी, जो बच्चा कुछ एक्टिविटी करके सीखता है स्कूल में जाके, वो एक्टिविटी किसका पार्ट है, तो कहें पाठ्यक्रम का पार्ट है, सिलेबस का हिस्सा है, सिलेबस की उस पार्ट को वो काम करता है, ठीक है ना, क्लियर है। तो उस दोनों के बिना कोई काम पूरा नहीं होता है, प्रैक्टिकल वर्क वो होता है। ये टोटल आपका RTA था जो खत्म हो गया। अभी अब मैथमेटिक्स कर रहे हैं, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में शुरू करेंगे। सबसे पहले एक आसान टॉपिक कर लेते हैं, देखने में बहुत भारी लगेगा। अब सामने से जैसे लग रहा है कि 9 का टेबल लिखा हुआ, 9 का 9, 9 दूना 18, 9 27, 9 चौका 36, 9 पंजे 45, 9 चौके 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 10 90। ये तो ठीक है, 19 का भी ठीक है, लेकिन 59 का है, 59 का टेबल है पूरा, कैसे कोई याद करेगा, याद हो पाएगा? इतना याद क्यों करना है, याद ही नहीं करना है। ये हम स्पेशल कैरेक्टर 9 की बात कर रहे हैं। 9 में कुछ खास बात है, और 9 में ये खास बात है, इसी वजह से 9 का इस्तेमाल हम बहुत तरीके से करेंगे। बहुत जगह ट्रिक बनाने के काम में 9 आएगा, उसकी मिसाल समझाने के 9 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है उसको समझो ठीक से। ये 9 का टेबल हूबहू सही है, तो आपको 9 का टेबल या तो 9 है, 19 है, 29 है, 39 है, 49 है, 59 है, आगे 69 कर दें, 79 कर दें, 89 कर दें, समझ में आ रहा है, 99 कर दें, सब चलेगा, सब पे ये बात फिट बैठेगी। क्या मेन चीज है ऐसा जो सब में कॉमन दिख रहा है हर टेबल में? आप ध्यान देंगे 9 के टेबल में
9 के टेबल में ध्यान देना, ये इधर वाला हिस्सा है, ये कैसे है 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, मतलब उल्टा भर रहे हैं हम 9 से लेके 0 तक। यहाँ 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है। क्लियर? कोई डाउट है? अब अगर गौर करेंगे तो ये चीज हर जगह मिलेगा। देखो 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। या नहीं है? सब टेबल में वही चीज आया है, 9 से लेके 0 तक आ गया, कॉमन है ना। अभी जितना सोच के लिखा था, गलती अगर होगा लिखा हुआ ना तो अपने आप पकड़ में आ जाएगा। नहीं है, एक ऑर्डर में है ना, सबका हम ये वाला हिस्सा देख रहे हैं। 9 से लेके कहां तक आ गया हम 0 तक, जिसको हम रेड से काउंट किए हैं, ये वाला हिस्सा 9 से लेके 0 तक आता है। कोई दिक्कत? बहुत आसान है। अब उसके आगे जो लगा हुआ वो आगे देखो यहाँ पे आता है, 9 का टेबल है, 9 का टेबल है, तो क्या करेंगे, एक डिजिट वाला है ना, 1 डिजिट वाला है। यहाँ देखो उल्टा चलेगा, यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टेबल तैयार हो गया तुम्हारा। 9 का 9 18 17 36 9 25 45 9 6 14 9 7 63 9 8 72 9 81 9 90। अंग्रेजी पढ़ा 9 1 9 9 2 18 9 2 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63 9 8 72 9 9 81 9 10 19। तो यहाँ पर गैप जो आया है, गैप किसका? एक का गैप है। देखो एक का गैप है, एक डिजिट वाला है ना 9 का टेबल, एक का गैप है। यहाँ एक का गैप नहीं, यहाँ 2 का गैप मिलेगा। कैसा 2 का गैप? देखो यहाँ 19 है, ये तो सब में कॉमन है, 9 से लेके 0, समझ में आ गया? सब में यहाँ 9 से लेके 0 तक आए हैं ना, पूरा गिना के दिखा दिया। हम आगे वाले टेबल तैयार कर सकते हैं बहुत आराम से। इसी तरह तो सब में 9 से 0 ही आना पड़ेगा हमको यहाँ, पहला चीज। अब उसके बाद बात करते हैं, यहाँ क्या था, 0 और 1 में कितना गैप था? एक का गैप। 1 और 2 में गैप कितने का था? एक का गैप। 2 और 3 में गैप कितना था? एक का। 3 और 4 में गैप कितना था? एक का। 4 और 5 में गैप कितना था? एक का। 5 और 6 में गैप कितना था? एक का। 6 7 में गैप कितना था? एक का। 7 8 में गैप एक का। 8 9 में गैप एक का। यहाँ सब में एक का गैप है ना, ये गैप एक का था। अब एक का नहीं, 2 डिजिट वाला है, 2 का गैप होगा। यहाँ देखो 1 2 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13 है ना, इतना गैप कर रहे हैं। 13 2 15 15 2 17 17 2 19, टेबल तैयार हो गया। नहीं है? आसान है कि नहीं? ये आपके कहां से? अरे तो 9 का टेबल तो 9 से ही शुरू होगा, नहीं तो हो गया। इसमें आता है एक देंगे ना, 19 का टेबल लिखा है तो 19 तो लिखवे करेंगे ना पहला, ये सबको पता है 19 का टेबल लिखना है, 19 लिखेंगे। अब गैप कितना करना है? 2 डिजिट का ना, 2 का गैप करना है यहाँ पर, ठीक है ना। इसके बाद वाला 2 का गैप करना है, तो गैप कर दो 2 का, मतलब 20 वाले में 10 के बाद वाले में 2 का गैप देंगे तो 1 2 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13 13 2 15 15 17 17 2 19 हो गया, टेबल तैयार। यहाँ गैप कितने का है? 2 का गैप है। यहाँ गैप कितने का है? 2 का गैप हो गया। इसमें आते हैं, अब इसके बाद वाला ये 1 का गैप, ये 2 का गैप, यहाँ 3 का गैप होगा। देखो 29 से शुरू किया, 2 3 5 5 3 8 8 3 11 11 3 14 14 3 17 17 3 20 20 3 23 23 3 26 26 3 29, यहाँ 3 का गैप। यहाँ कितना गैप होगा? 4 का गैप होगा। 39 से शुरू किया, 3 4 7 7 4 11 11 4 15 15 4 19 19 4 23 23 4 27 27 4 31 31 4 35 35 4 39, 4 का गैप है। टेबल तैयार हो गया। यहाँ आ जाते हैं आप, अभी आप लोग से भी काम करवाएंगे। 49 से शुरू हुआ, 4 का गैप था, यहाँ 5 का गैप होगा। 4 5 9 9 5 14 14 5 19 19 5 24 24 5 29 29 5 34 34 5 39 39 5 44 44 5 49, 5 का गैप है। यहाँ गैप कितने का होगा? 6 का गैप होगा। 59 से शुरू किया तो 5 6 11 11 6 17 17 6 23 23 6 29 29 6 35 35 6 41 41 6 47 47 6 53 53 6 59। अब एक काम कीजिए, अब आप लोग बताइए
अगर हम 59 का 69 का लिखते हैं टेबल, देखो ध्यान दो, सीधा लिख दिया था, ध्यान दो, हम 69 का टेबल लिख रहे हैं, कॉपी पे ध्यान नहीं देना, यहाँ ध्यान देना, 69 का टेबल लिख रहे हैं। तो कोई भी टेबल का पहला लेटर तो सबको मालूम होता है, 2 का टेबल 2 होगा, 4 का 4 से शुरू होगा, तो हम किसका टेबल लिख रहे हैं? 69 का। तो 69 तो लिखवा करेंगे ना, पहले लिख दो। अब यहाँ इसको पूरा कर दो पहले, किसको? 9 वाले को। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। कोई दिक्कत? तो यहाँ तक जैसे 6 का गैप हो गया था, 6 का गैप था ना, 5 6 का, यहाँ 7 का गैप होगा, तो 6 आया, 6 7 13, यहाँ कितना आएगा? 13, 13 7 20, 20 7 27, 27 7 27 3 30 और 4 34 और 34 और 7 41, 34 44 41, 41 7 48, 48 7 49 50 और 5 55, 55 7 55 5 60 और 2 62 और 62 7 69 690 आ गया ना। यहाँ गैप कितने का होगा? 7 का गैप हो गया। अब बताओ इसको रटना पड़ेगा, ये सिर्फ 9 में होगा, सब में नहीं कर सकते हैं। ये जो स्पेशल कैरेक्टर है, इसी वजह से 9 का हम बहुत जगह बहुत तरह से इस्तेमाल करते हैं। ये इसको शुरू किया है, नेक्स्ट डे से हम इसमें चलेंगे, अलग अलग टॉपिक्स में, मैथमेटिक्स में इन कर जाएंगे कल से। ये स्टार्टिंग किया है, समझ में आ गया होगा। अब इसके आधार पर हम बता रहे हैं कुछ चीज को गौर से करेंगे। ऐसे गुना करने में बहुत टाइम हमको लगेगा, ठीक है ना, ऐसे गुना करने में बहुत टाइम लगेगा। अब हम इसको डायरेक्टली गुना कर रहे हैं, देखिएगा कितना है ये, 73 और 99। दो तरह से ध्यान रखेंगे, एक ये कि जितना डिजिट इधर है उतना ही डिजिट इधर भी है कि नहीं, तो 2 2 3 3, ठीक है ना, 4 4, ये एक तरीके से बनेगा, समझ में आ गया। और जहां पर दोनों साइड का डिजिट बराबर नहीं होगा, जैसे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, थोड़ा सा फर्क होगा, थोड़ा सा फर्क बनेगा, उसी हिसाब से थोड़ा सा फर्क होगा। पहले हम एक टाइप वाला देख लेते हैं, जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, सब में क्या 4 डिजिट 4 डिजिट, 3 डिजिट 3 डिजिट, 2 डिजिट 2 डिजिट, 2 डिजिट 2 डिजिट। क्लियर? कोई दिक्कत है? अब ध्यान दो, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 99 वाले पार्ट को रहने देंगे ऐसे ही, 1 घटा देना है इसको, कितना ही 1 घटा देना है, मन में घटाना, घटा के नहीं चेक करेंगे कितना है, 73 है ना, तो लिखेंगे 72, ठीक है। कितना लिखा? 1 कम लिख दिया, बस सिंगल 1 कम किया, 72 कर दिया, 1 घटा के 73 से 72 कर दिया। अब जोड़ेंगे, साथ में कितना जोड़ेंगे कि 9 होगा? 2, तो यहाँ 2 लिख दो। और इस 2 में कितना जोड़ेंगे कि 9 होगा? 7, ये 7 होगा, ये आपका आंसर आएगा। अब इधर आते हैं, 47 है, 1 घटा देंगे, कितना हो गया? 46। 4 में कितना जोड़ेंगे? 5, तब होगा 9, तो 4 5 9। 6 में कितना जोड़ेंगे? 3, तो यहाँ पे आएगा 3। दिस इज आंसर। ये भी दोनों बराबर बराबर है। 7 8 6 को 1 घटा देंगे, तो 7 8 5। 7 में कितना जोड़ेंगे? 2। 8 में कितना जोड़ेंगे? 1। 5 में कितना जोड़ेंगे? 4। दिस इज आंसर। यहाँ क्या है? 8 5 4 6, 1 घटा देना है, 8 5 4 और 5। ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है ना, 8 5 4 5। क्लियर? यहाँ भी 4 4 था, दोनों बराबर था, इसी वजह से। तो 8 5 4 6 को 4 5 कर दिया। अब 8 में कितना जोड़ना है? 1। 5 में 4, 4 में 5, 5 में 4। दिस इज योर आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसमें आते हैं आपको, ये तो 2 तरह का था, सब 9 9 है, 9 9 9 9 4 है, 9 9 9 9 4 है, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी एक का 1 कम कर देना है, तो लिख देंगे 9 9 9 और 9 हो जाएगा 8। इस 9 में क्या जोड़ना है? कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, तो 0 दे दो। इसमें भी 0, इसमें भी 0, इस 8 की जगह पे 1 हो गया कंप्लीट। यहाँ तक एक टाइप का वर्क हुआ है, कोई दिक्कत है? गुना करने में आराम से गुना कर सकते हैं। अब ट्रैक बदलेगा थोड़ा सा, क्या है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नहीं सेम ही है। तो इसमें क्या करेंगे? वैसे ही 1 कम कर देंगे, 5 6 3 2 और फिर 2, ठीक है, फिर 2 आ गया। और इसको पूरा करना है, तो 5 4 9,
6 3 9, 3 6 9, 2 7 9, 2 7 9, खत्म, आंसर क्लियर। अब यहाँ पे अलग टाइप है, यहाँ तक सेम था ना, आया समझ में? अगर दोनों तरफ डिजिट बराबर बराबर है तो जो 9 9 वाला डिजिट नहीं है उसको टच करना है, एक घटा देना है और बाकी 9 पूरा करते हुए चले जाना है, उसको जोड़ के खत्म बात। बड़ा से बड़ा गुनाह एवं चुटकी में हो जाएगा। यहाँ सिर्फ 9 वाले के साथ ऐसा हो सकता है जो 9 से मल्टीप्लाई है, उसके अलावा हम नहीं। सब 9 9 है ना, देखो सब में लगा हुआ 9 9 कॉमन है सब, इसी वजह से। अब यहाँ क्या हो रहा है कि 7 2 है और यहाँ 3 था 9 है, फर्क हो गया। अभी हर जगह बराबर था, यहाँ बराबर नहीं, तो काम वैसा ही करेंगे जो पहले किया था, इसको एक घटा देना है तो 71 हो गया, कोई दिक्कत? ये तो पहले की तरह किया है, तो 2 ठो इधर है 2 ठो इधर है, एक्स्ट्रा कितना है? एक एक्स्ट्रा है ना, जो एक्स्ट्रा 9 है उसको उठा के ऐसे ही रख देना है बस। तो 7 2 आ गया 7 1, एक एक्स्ट्रा 9 है उसको यहाँ ला के रख दो 9। अब बचा ये 2 ठो, इसके साथ जो पहले किया तो वही काम आप करेंगे, एक्स्ट्रा वाला यहाँ रख देंगे, ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा वाला था ना, यहाँ रख दिया सीधे। और बाद बाकी 7 में क्या जोड़े? 2 जोड़ेंगे, 1 में क्या जोड़े? 8 जोड़ेंगे। दिस इज आंसर। 7 8 6 में इसी तरीके से 7 8 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या 1 2 3 9 तो है, एक्स्ट्रा 1 ही है, इस 9 को ऐसे ही रख दो। अब 7 में कितना जोड़े? 2, 8 में कितना जोड़े? 1, 5 में कितना जोड़े? 4। दिस इज आंसर। यहाँ पे देखो 7 3 6 और 999, ये पहले वाला हो गया, तो 7 3 5 हो गया, 7 2 9, 3 6 9, 5 4 9, सही है पहले की तरह। अब यहाँ पे थोड़ा फर्क है, देखो 3 था सेम चीज है, 7 3 6 और 3 था ना, 4 था ना, तो फिर से भाई 7 3 5 करेगा, एक 9 को ला के रख देंगे, ऐसे रख दिया। बाद बाकी में वही काम करेंगे, 7 2 9 होगा, 3 6 9 होगा और 5 4 9 होगा। दिस इज योर आंसर। यहाँ 845। अब देखो यहाँ एक एक्स्ट्रा था, यहाँ ज्यादा है, 3 और 3 और 2 ठो 9 एक्स्ट्रा है, तो 2 ठो 9 ला के रख देंगे, तो 845 हो जाएगा 844, 844 और 2 ठो एक्स्ट्रा 9 है तो 2 ठो 9 ला के रख दो यहाँ। अब बाकी 8 1 9 होगा, 4 5 9 होगा और फिर 4 5 9 होगा। दिस इज आंसर। ये जो गुनाह किया है ये क्यों किया है? बिकॉज इसके साथ स्पेशल 9 लगा हुआ था। जितना भी ये काम किया है स्पेशल 9 वाले के साथ किया, सारे में देख सकते हो। अगर 9 नहीं होता तो ये काम हम नहीं कर सकते थे। क्लियर है? नोट कर लीजिए।